नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ एशियन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ ज्योति और मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय यादव। संजय, आज का दिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज सुबह से ज्योति अगर देखा जाए पूरी हलचल मची है कि आखिर किसको कौन सा पोर्टफोलियो मंत्रालय मिलेगा। पोर्टफोलियो की तो बात की बात है, लेकिन कौन मंत्री पद के तौर पर शपथ लेगा, कौन कैबिनेट में शामिल होगा और जो चार बड़े अहम मंत्रालय होते हैं वो वाकई में बीजेपी शेयर करेगी कि नहीं शेयर करेगी, इन तमाम चीजों को लेकर सुबह से आकलन था। लेकिन अभी तस्वीर बिल्कुल धीरे धीरे साफ होती दिखाई दे रही है कि तस्वीर साफ होने से पहले हम ये बता दें कि आज जो बड़ा दिन है वो इस लिहाज से है क्योंकि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के अब प्रधानमंत्री से बनने कुछ जा रहे घंटे हैं। बाद। शाम, हाँ, बस हम्म। थोड़ी ही देर हम्म। बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा और बड़े बड़े विशिष्ट अतिथि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है उनको हम्म। न्योता दिया गया है, वो दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। हम्म। और देखिए, ये जो शपथ ग्रहण हम्म। समारोह है ये राष्ट्रपति हम्म। भवन में होगा हम्म। और राष्ट्रपति भवन में शाम को 7:15 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ है। और न सिर्फ नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे बल्कि 60 मंत्री उनकी कैबिनेट के भी मंत्री पद की शपथ लेने वाले अच्छा, अब जिक्र इस बात को लेकर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अलाइज हैं हैं। उनको कितनी सीटें दी गई हैं और किस राज्य से कितने लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल। सबसे पहले अगर यूपी की बात करें, पिछली बार दबदबा जबरदस्त था, लेकिन इस बार बीजेपी की सीटें कम हो गई। यूपी कोटे से कितने मंत्री जा रहे हैं? देखिए, यूपी कोटे से 9 मंत्री है हाँ। जिसमें हरदीप सिंह पुरी का नाम है जो कि राज्यसभा हम्म। सांसद है। हम्म। इसके अलावा राजनाथ सिंह वरिष्ठ नेता लखनऊ से वो लखनऊ चुनाव से जीते। जीते हैं। जयंत चौधरी आप सभी जानते हैं हम्म। आरएलडी कोटे से उन्हें बनाया गया है। हम्म। जितिन प्रसाद जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें ब्राह्मण चेहरे के तौर पर ब्राह्मण मुझे लग रहा है चेहरे। जितिन प्रसाद को यहाँ। हाँ, हम्म। पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, अनुप्रिया पटेल अपना दल की हम्म। हम्म। नेता हैं। हम्म। कमलेश पासवान, एसपी सिंह बघेल आगरा बघेल। से सांसद हैं। आगरा। तो कुल मिला के 9 9। चेहरे। और इसके बाद बिहार का बड़ी, भी। हाँ, बड़ी भूमिका बिहार की भी है, क्योंकि बिहार और तमिलनाडु दो ऐसे स्टेट हैं जो दोनों पिलर के अच्छा, तौर पर काम बिहार में करेंगे। ना सहयोगी जो हैं, हाँ। उन सहयोगियों में से किसको लेना है, चूँकि चिराग पासवान भी आ जाते हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा आ जाती है, फिर हाँ, जेडीयू आ जाती है, फिर हम आ जाते हैं, हम जीतन आ राम मांझी जाती की है, पार्टी बिल्कुल। आ जाती है, तो 3-4 पार्टियां वहां से जो छोटे-छोटे दल है। जीतन राम मांझी को सोचिए कि अकेले सांसद है गया से वो, और उनको मंत्री के तौर मंत्री पर वो शपथ लेंगे उनको आज। भी फ़ोन आया है। तो वो भी हाँ, चाय पर चर्चा कर, चाय पर चूँकि चर्चा हम करने आपको पहुंचे बता थे। दें कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11:30 बजे उन चेहरों को बुलाया था जो उनकी कैबिनेट के संभावित चेहरे हाँ, बन सकते हैं, जो आज मंत्री पद कैबिनेट की एवं शपथ लेंगे। मिनिस्ट्री, कैबिनेट के साथ साथ जो मंत्रालय की जिम्मेदारी मंत्रालय, संभालेंगे। हाँ, हाँ। तो जो उनकी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, जो मंत्रालय संभाल सकते हैं। हम्म। सो 11:30 बजे चाय पर वो चर्चा हुई और हम्म। शाम को सब सज-धज कर तैयार होकर मंत्री पहुँचेंगे, पद की शपथ लेंगे, शपथ है लेंगे। ना? मैं भारत की संविधान की शपथ लेता हूँ। अच्छा, बिहार से किसके चेहरे देखिए, हैं? और बिहार जातीय समीकरण अगर साधा जाए तो कैसे इसको सेट किया जा रहा है, क्योंकि अगले देख साल चुनाव है? देखिए, चिराग, हाँ, अगले साल विधानसभा का चुनाव है, वो बीजेपी के लिए बहुत हुँ। महत्वपूर्ण है और बिहार ने बहुत ज़्यादा निराश नहीं किया। आप बिहार पर बहुत अच्छे से नज़र डाल हुँ। सकते हैं क्योंकि आप बिहार की राजनीति को इवन बहुत करीब से बीजेपी ने देखते हैं। डैमेज कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार को जो अपने पाले में लिया खेमे था, में लिया। ये बहुत बड़ा एक तरफ से उनके लिए बेनिफिशियल रहा बीजेपी के लिए। वरना बिहार बहुत बड़ा डेंट कर सकता था, है बिहार ना? तो डेंट कर नीतीश का सकता था। आना, और देखिए, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, 39 2019 में जीती थी बीजेपी एनडीए। एनडीए जीती थी, हुँ। बीच में उनके सहयोगी दलों ने जीती हुँ। थी। और इस बार भी ज़्यादा नुकसान नहीं है, 3 या 4 आरजेडी को गई हैं और जो कांग्रेस पार्टी के पास थी वो भी खिसक गई है। नहीं, कांग्रेस पिछली बार से किशनगंज तो, वाली, हाँ, 30 सीटें इस बार टोटल आई है भारतीय जनता पार्टी मैं एनडीए मिला के। किशनगंज वाली बात कर रही एनडीए हूँ। मिला के हाँ, 10 सीटों का नुकसान इस बार है, कुल हाँ, मिलाकर कहा जाए हाँ। तो। तो देखिए, चिराग हुँ। पासवान को मौका मिला है। हुँ। लोजपा, गिरिराज सिंह, कद्दावर नेता हैं रिपीट गिरिराज हो सिंह, रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। भूमिहार समाज से आते हैं और हाँ, बड़े चेहरे हैं, चूँकि भूमिहार समाज से ज़्यादा मुझे लगता है कि हिंदुत्व के तौर पर, हिंदुत्व को लेकर एक बड़ा ब्रांड के तौर पर इनको देखा जाता जीतन है। राम मांझी, हम एक पार्टी की, अकेले, एक जीतन राम अकेले। मांझी को साधने का अच्छा, मैं चिराग समीकरण आपको बता रहा पासवान हूँ। की पार्टी ने 5 सीटें हाँ। जीती, हुँ। लोजपा ने, और हुँ। उनके यहाँ से सिर्फ एक ही है अच्छा, जो मैं बता रहा हूँ इसमें समीकरण कैसे बना है। पहला क्या है? चिराग पासवान। चिराग पासवान चिराग पास पासवान एक तो पासवान समाज का सबसे बड़े नेता के तौर पर है अपने पिता के प्रतिनिधित्व बाद। करें। दूसरा हाँ, ये है कि जो एक तरह से कहा जाए कि एससी समुदाय है या फिर जो दलित समुदाय है, उसमें चिराग पासवान की पैठ कुछ सीटों पे बहुत जबरदस्त है। 5 सीटों का कुछ तो रिवार्ड मिलेगा, हो सकता है कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार हो तो उसमें एक हाँ। आध और जगह राज्य मंत्री के तौर पर मिले। गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह, भूमिहारों का वोट बैंक एक तरफा इनको पड़ता है, लेकिन भूमिहार होने के नाते-नाते हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है और अगड़ी मांझी, जातियों को साधने हाँ, में गिरिराज सिंह की बड़ी भूमिका हो सकती मांझी है। समुदाय भी बहुत बड़ा है। जीतन राम जीतन राम मांझी मांझी बहुत बड़ा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ सीटों पर बहुत है, लेकिन ये वो आता है उस कितनी दलित सीट, समुदाय में। लगभग कई सीटों पर हाँ, प्रभाव है मांझी समुदाय का। 2-3 गया के आसपास वाले क्षेत्रों में, लेकिन हाँ, दलित जो वोट बैंक तो है ये ना, गया से ही सांसद है। दलित में चिराग पासवान और एक तरह से कहा जाए जीतन राम मांझी, इन दोनों को
मंत्रालय में जगह देने के बाद बहुत बड़ा सियासी मैसेज बिहार के देखिए भीतर है। रामनाथ ठाकुर को लेना, जो कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह हाँ, चुके हैं, उनके बेटे को भी हाँ। शामिल किया जा रहा है, तो कम से कम राजपूत समुदाय को यहाँ से साधने की नहीं, कोशिश है। कर्पूरी ठाकुर दरअसल राजपूत नहीं है, ये नाई हाँ, समुदाय से आते हैं। अच्छा, नाई जो बार्बर कम्युनिटी होती है, हाँ, उस समुदाय से आते हैं और ये भी बिहार में ओबीसी होंगे या मुझे जहाँ तक लग रहा है ओबीसी समुदाय से ही हैं। तो ये बार्बर समुदाय नहीं बल्कि कर्पूरी ठाकुर ठाकुर की एक लेगेसी है। हुँ, कर्पूरी ठाकुर बिहार में क्रांति के नाम थे का चेहरा थे बिल्कुल, उसमें और कोई दो राय उसके नहीं बाद है। जो उनकी विचार ऐसे थे कि आज लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों सब उनके हाँ, नाम पे राजनीति करते हैं। लेकिन इन सब के अलावा ये कहा जा रहा है कि कर्पूरी ठाकुर को सम्मान देने में इस बार देखा आपने कि जिस तरीके से केंद्र हमने सरकार ने हाँ, सम्मानित किया था पद पद्म विभूषण था, हाँ, उसके बाद अब इनके बेटे को मंत्री बनाया जा रहा है, यानी बिहार के सम्मान से अस्मिता सिंह को जोड़ा जा रहा है। ललन सिंह राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, ललन सिंह उनको भी भी आते हैं दरअसल भूमिहार समुदाय से। हाँ, तो यहाँ दो चेहरे ऐसे हैं, गिरिराज सिंह और ललन सिंह, जो हाँ, अपर कास्ट भूमिहार, से हैं, हाँ, जो अपर कास्ट के वोट बैंक को साधने में बड़ी नित्यानंद भूमिका। राय का नाम, नित्यानंद राय आते हैं यादव समुदाय से। तो अच्छा, लालू प्रसाद राजभूषण और यादव के सतीश दुबे रह हाँ, गए। लालू प्रसाद यादव के वोट बैंक में ये सेंध मारेंगे, लेकिन ये जरूर था कि पिछली बार हुँ, गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया था कि इस बार सरकार हमारी रिपीट होती है तो नित्यानंद राय को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। अब देखना है पोर्टफोलियो क्या मिलता है, क्योंकि ये बिहार में एक एक्स फैक्टर बन सकते हैं आने वाले वक्त में उस वोट बैंक को क्रैक करने के लिए देखिए जिसमें वोट सेंधमारी बैंक का कम है। जहाँ तक आपने जिक्र किया तो सीसीएस जो है हाँ। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो हम्म सीसीएस वाले मंत्रालय हैं वो कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने पास रखेगी, वो इससे समझौता नहीं करने वाली। हम्म लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है हम्म कि जेडीयू को अगर हम चूंकि जेडीयू के 12 हम्म सांसद हैं और टीडीपी के हम्म 16, एनडीए में हम्म टीडीपी हम्म दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हम्म है और जेडीयू तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, हम्म तो आप कितना प्रतिनिधित्व इनका देख रहे हैं? कहा यह जा रहा है कि देखिए कहा यह गया था इन पार्टियों को कि आप कम से कम हम्म जितना आपकी बार्गेनिंग में कम से हम्म कम मंत्री पद आप जो चाहें वो हम्म आप बताइएगा, जिसमें एक कैबिनेट और एक एमओएस दिया गया है। हम्म तो यही है अभी कुल मिलाकर के। देखिए, डिमांड तो दोनों पार्टियों की जेडीयू ज़ाहिर-सी की बात तरफ है से क्या बहुत था? ज़्यादा थी। जेडीयू की तरफ से हाँ, भी जेडीयू की तरफ से तो यहाँ तक खबर आई थी कि भाई डिप्टी पीएम का भी पद माँगा जा रहा है। ख़ैर वो बातें बहुत अलग थी, कल ये भी रूमर फैला कि प्रधानमंत्री पद की का ऑफ़र मिल रहा है उधर से हाँ। इंडिया अलायंस की तरफ से, लेकिन वो बातें अलग थी। लेकिन हाँ, नहीं वो बीजेपी अब तो सरकार में बीत गई सो बात गई, अब तो प्रधानमंत्री के नया तौर पर ये हाँ, ज़रूर है कि इन दोनों पार्टियों की जिस तरीके से उम्मीद थी कि मनमानी चलेगी, वो मिली नहीं, वो हुआ नहीं। यानी बीजेपी वो ने अपने लोगों बार्गेनिंग को भी साधा है और इन लोगों को भी जिस तरीके से हाँ, कन्विंस किया हो, लेकिन हाँ। बहुत कुछ इन लोगों को उस हिसाब से नहीं मिला जैसे उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जितना मिला है वो भी अभी बैलेंस के तौर पर है। आगे एक ऑप्शन रखा गया है कि कि मंत्रिमंडल का आगे और विस्तार होता है। ये खबरें भी थी ऐसे सूत्रों के हवाले से कि उनको कहा गया है कि कम से कम अभी आप बताइए, आगे हाँ, फिर देखा आगे जाएगा। देखा जाएगा। क्योंकि देखिए 80 मंत्री पद हैं कुल हुँ। मिलाकर के, कैबिनेट में 80 लोगों को शामिल किया जाना है, 80 सांसदों को शामिल किया जाना है। आज कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 60 मंत्री शपथ ले सकते हैं। 60 से अब ज़्यादा देखिए ही हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जो अब तक नाम क्योंकि सामने आए हैं। अपडेट्स लगातार हाँ, सामने आ रहे हैं। अब हाँ, देखिए गुजरात का जिक्र कर हाँ। लेते हैं। गुजरात बहुत बड़ा राज्य है, हुँ, 26 वहाँ की लोकसभा सीटें हैं, 26 के 26 बीजेपी ने जीती और गुजरात वो राज्य है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आते आते हैं हैं अमित शाह भी। और खुद अमित शाह जो कि पिछली बार गृह मंत्री थे और अमित शाह तो ले ही रहे हैं शपथ, एस जयशंकर, मनसुख मांडविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री थे हुँ, पिछली बार, इस बार देखना होगा कि कौन सा पोर्टफोलियो उनको हुँ, मिलता है। सी आर पाटिल बड़ा नाम है, नीबूबेन भामदिया और जेपी नड्डा। जेपी हुँ। नड्डा राज्यसभा गुजरात गुजरात से से, ही राज्यसभा गुजरात कोटे सांसद से ही हैं जोड़े जा रहे और हैं। हालांकि जेपी नड्डा अब कहा जा रहा है कि आप गुजरात से अगर उनको गिन हुँ, लीजिए, वैसे वो आते हिमाचल से हैं, हुँ। ये सभी जानते हैं। अच्छा, तो इनको दोनों कोटे से एक तरह से जोड़ा जाए, क्योंकि अभी अनुराग हाँ, ठाकुर का ज़िक्र नहीं है, तो ये भी कहा जा रहा है कि जेपी अच्छा वो नड्डा। बहुत अचंभित करने वाला है कि अनुराग ठाकुर का नाम नहीं है जो पिछली बार संभाल रहे थे एक तो बड़ा ये जो नाम है मंत्रालय। ना जेपी नड्डा का, ये असल में अभी इस तरीके से सूची ज़रूर आई है, लेकिन इनको संभावित तौर पर यही आकलन है कि हिमाचल कोटे से इनको जोड़ा जा रहा है। आने वाले वक्त हाँ, में अनुराग ठाकुर हो सकता है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो और सारी चीज़ें बैलेंस होती दिखाई देंगी, तो उनको भी जोड़ लिया जाएगा। एक पॉजिटिव मैसेज, चूँकि वहाँ चुनाव अभी बहुत लंबा है, अभी जल्दी चुनाव बीता है, हम्म। तो सरकार उस हिसाब से बैलेंस करके चल अब रही है। देखिए उड़ीसा में हुँ, विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीता है, 78 सीटें बीजेपी ने जीती हैं उड़ीसा हुँ, में और वहाँ के मुख्यमंत्री का ऐलान अभी हो जाएगा हुँ, आज के शपथ ग्रहण के बाद, बताया जा रहा है। हुँ, तो ये 3 नाम है, अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान जो कि एक बड़े ओहदे पे हमें पिछली कैबिनेट में भी देखने को हुँ। मिले और जुआल ओरम का नाम है। तो ये 3 चेहरे उड़ीसा देखिए, से हमें 2 दिखाई चेहरे देंगे। इसमें बहुत बड़े हैं। अश्विनी वैष्णव पूर्व आईएएस अधिकारी, हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पसंद करते हैं। क्या 2-2 बात है। जिलों के डीएम भी रह चुके हैं। इसके हाँ, बाद जब मंत्रालय में आए तो रेल मंत्रालय जैसी जिम्मेदारी, चूंकि रहने वाले राजस्थान के हैं लेकिन उड़ीसा कैडर से आईएएस थे अच्छा और बहुत वहीं एक्टिव से भी रहे, रेल हाँ, मंत्रालय संभालते हुए बहुत बहुत एक्टिव बढ़िया रहे, है, मतलब बहुत ज्यादा बयानबाजी का वो मसला नहीं है, लेकिन नहीं काम बहुत शानदार करते हैं। जहाँ भी गए तुरंत वहां से वीडियो बनाई और डाली, हाँ, बहुत एक्टिवनेस के तौर पर कई लोग खैर हर तो एक ये बढ़िया है। धर्मेंद्र प्रधान चूंकि बहुत बड़ा नाम है
तो वो कंटिन्यू आ रहे हैं, इसको लेकर कोई अचंभा नहीं। हाँ, एक नाम ये जो है इस बार जरूर उड़ीसा के लिए बेहतर हो सकता है कि भाई उड़ीसा में जितनी सीटें उस हिसाब से 3 अगर रिप्रेजेंटेशन है, वहां पर सरकार भी बीजेपी की आ गई है, तो उड़ीसा के विकास को लेकर ये बहुत अच्छे संकेत है, 3 बड़े चेहरे। ठीक है, कर्नाटक का जिक्र कर लेना भी बहुत जरूरी है। देखिए कर्नाटक पिछली में बार ये सारंगी का नाम था, आपको याद होगा, हाँ इस बार हट गया है वो। कर्नाटक में निर्मला सीतारमण हम्म, जो कि आज इस बार लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ी हैं। आपको याद होगा उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे चुनाव नहीं, नहीं लड़ हाँ, सकती। पिछली बार वित्त मंत्रालय जैसे अहम पद उन्होंने संभाला था। वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी बहुत बड़ी बड़ी थी। जिम्मेदारी होती है। एसडीके कुमारस्वामी जो है जेडीएस ने महज 2 सीटें जीती हैं कर्नाटक में और बीजेपी के साथ अलाइंस के नाते अलायंस इनको जिम्मेदारियां ये मिल रही हैं। और चूंकि जेडीयू के कोटे से 2 सीटें थी और बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था। प्रहलाद जोशी बड़ा नाम है, संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं प्रहलाद जोशी और उसके अलावा भी कई सारे मंत्रालय वो संभाल चुके हैं। शोभा करंदलाजे और साथ ही वीर सोमन्ना। तो इसमें ठीक है, कर्नाटक के हिसाब से मुझे लगता है कि अभी कर्नाटक में अभी इलेक्शन भी बाद में है, क्योंकि इसमें बड़ी कर्नाटक में भूमिका अभी हम अपने दर्शकों को हाँ, बता देते हैं, अभी कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो अभी ठीक है। जल्दी तो सरकार इस इलेक्शन से पहले हुई थी। निर्मला महाराष्ट्र में भी सीतारमण को चुनाव मुझे लग आने रहा है कि वाले एक बार हैं। फिर से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी कंटिन्यू हो सकती है। हाँ, महाराष्ट्र भी बहुत महाराष्ट्र इम्पोर्टेंट है कि बहुत आने वाले वक्त में हाँ, महाराष्ट्र में भी विधानसभा जल्दी के चुनाव है। अब और अपकमिंग एक तरह से वहाँ कहा पे जाए कि वहाँ तो विधानसभा चुनाव की जो पार्टीज रीजनल पार्टीज हैं वो टूट गई। हमने टूटी हुई पार्टियों के चुनाव देखे हैं इस बार, नहीं? और इस मतलब बार और दिलचस्प होगा। इस बार मुकाबला दिलचस्प है। दूसरा मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रेटजी अभी तक कही जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस जो इस्तीफा देने की पेशकश कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, हाँ, असल में देवेंद्र फडणवीस 48 इस्तीफा दे के लोकसभा वो की विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटना चाहते हैं। वो संकेत अलग है, यानी बीजेपी यहाँ से बहुत स्ट्रेटेजिक तौर पर काम कर रही है कि इस बार की 48 खिचड़ी वाली सरकार ना हो, बीजेपी यहाँ पर 48 अपने देखिए मजबूत 48 लोकसभा की सीटें सभी जानते हाँ। हैं और इन 48 जो डेंट करने वाली स्टेट से उसमें महाराष्ट्र भी यूपी के बड़ा साथ था, साथ बड़ा था। एक बड़ा स्टेट था। अब यहाँ से पीयूष गोयल चूंकि मुंबई की अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पश्चिम सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे। नितिन गडकरी बड़ा चेहरा बड़ा है, चेहरा नागपुर से। नागपुर से उन्होंने चुनाव जीता लगभग 1.5 लाख वोटों से अगर मैं गलत नहीं हूँ। प्रताप राव जाधव, रक्षा खड़से, रामदास आठवले, मुरलीधर मोयल। अब मैं इसमें आपको बता दूं, अब इन नामों को जब हम देखेंगे तो इन नामों में देखने वाली बात यह है कि रामदास आठवले जिनकी पार्टी ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इनकी लोकसभा चुनाव लड़ाई नहीं था, लड़ाई नहीं था हाँ। और ये राज्यसभा से सांसद है, उनको प्रतिनिधित्व मिल गया है। और दूसरा ये ये अजीत दलित वोट पवार बैंक को साधने के लिए महाराष्ट्र में बहुत जरूरी था इसीलिए इनको उनको शामिल मंत्रालय करना देना। हाँ, और वो भी आने वाले टाइम में चुनाव है तो उस चुनाव के लिहाज से भी मद्देनजर। बहुत हाँ, जरूरी है। अब यहाँ पे अजीत पवार की पार्टी के 2 सांसद हैं। अब दोनों में ये होड़ मची है कि मैं शामिल होऊंगा, प्रफुल्ल पटेल भी कह रहे हैं और जो दूसरे सांसद है वो भी कह रहे हैं मैं शामिल होऊंगा। तो बीजेपी ने उनको कहा है कि आप पहले भाई झगड़ा सुलझाइए, उसके बाद हमारे पास आइए, एक सीट है आपके लिए, एक सीट आपके हाँ। लिए। तो वो देखना होगा, वो अगली बार फिर मौका हाँ। मिलेगा जब भी मंत्री पद की शपथ गोवा होगी। से? गोवा से श्रीपद नाइक है। श्रीपद नाइक बड़े चेहरे ठीक हैं, है, इसमें कोई दुराई नहीं है। मुझे लगता है और- कि गोवा से एक अच्छा, मिनिस्ट्री होनी जम्मू चाहिए थी। कश्मीर का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है ये मेरे दिमाग में था। जितेंद्र सिंह वहां से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जम्मू बड़े नेता। कश्मीर को लेकर ये जरूर है कि बीजेपी और आने वहाँ वाले वक्त में चुनाव भी हो सकते हैं। चुनाव भी हो सकते हैं। दूसरा क्यों अमित शाह ने कह दिया है कि जल्दी हाँ। चुनाव होने वाले हैं वहाँ पे, लेकिन जम्मू कश्मीर को साधने के लिए जितेंद्र सिंह तो है ही है। अगर वहां से हो सकता है कि बीजेपी आने वाले वक्त में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो किसी और चेहरे को भी उतारे, क्योंकि बीजेपी ये समझती है कि जम्मू के क्षेत्र को साधने के साथ कश्मीर में भी पैठ बढ़ाना देखिए 370 कश्मीर से हालांकि कोई इस बार लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा था। लेकिन वहाँ 3 सीटें जम्मू संभाग की थी, 3 सीटें कश्मीरी संभाग की थी। जम्मू संभाग बीजेपी हमेशा जीतता है। लेकिन आर्टिकल 370 को जस्टिफाई करना है कि वहाँ की जनता हाँ। वाकई में उसको एक्सेप्ट करती है, हाँ। तो वहाँ बीजेपी को बहुत अच्छे तौर पर अपनी पैठ बनानी पड़ेगी। इसका असर आने वाले वक्त में होगा। खैर अभी तो हाँ, मध्य प्रदेश का जिक्र भी कर लेते हैं। मध्य शिवराज प्रदेश सिंह चौहान बड़ा चेहरा। मध्य प्रदेश को कहा जाता है ना कि एमपी अजब है, तो अजब गजब का खेल चलता ही रहता है। शिवराज सिंह चौहान, सबको क्या ये क्या उम्मीद लगता है है कि शिवराज सिंह चौहान को कौन सा मंत्रालय एग्रीकल्चर मिलेगा? मिनिस्टर अभी तक ये जो संभावना है, लेकिन हालांकि वो प्रधानमंत्री का खुद का विवेकाधिकार होता है तो वो करेंगे। लेकिन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में शिवराज सिंह चौहान की जब सरकार थी उस दौरान भी बहुत अच्छा काम हुआ था और मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार नरेंद्र तोमर को ये जिम्मेदारी थी, तो ये कोटा हो सकता है मध्य नरेंद्र प्रदेश को तोमर फिर वहाँ से। चले हाँ, गए। नरेंद्र हाँ, तोमर राज्य में चले गए, राज्य में चले गए। स्टेट में, और ये यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये हो सिंधिया सकता गुना से चुनाव जीते और है। अच्छे एविएशन अंतर से मिनिस्ट्री जीते। बढ़िया काम कर रहे थे।
हो सकता है ये पोर्टफोलियो रहे हो इनके सकता है पास। वो हाँ। पोर्टफोलियो रहे। और सावित्री ठाकुर और वीरेंद्र कुमार का नाम है। हम्म। अरुणाचल प्रदेश से किरण रिजिजू को फिर से मौका दिया गया है। हम्म। किरण रिजिजू जो है, अब देखते हैं वो कौन सा पोर्टफोलियो उनको मिलता है। किरण रिजिजू देखिए पिछली बार खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सही है। नॉर्थ ईस्ट को साधने के लिए इससे बड़ा चेहरा और कोई हो नहीं सकता, और बीजेपी ने उसको वो कंटिन्यू एक किया टाइम है। पे उन्होंने संभाला था, फिर उसके बाद जो खेल मंत्रालय था वो अनुराग ठाकुर के अनुराग पास भी कुछ ठाकुर के दिनों तक पास था। काफी वक्त तक हाँ। था। अनुराग ठाकुर के पास, उनके पास ब्रॉडकास्टिंग हम्म। मिनिस्ट्री थी। और राजस्थान का जिक्र कर लेते हैं, अर्जुन राम मेघवाल बड़े चेहरे हैं राजस्थान के। गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी बड़े चेहरे हैं। भूपेंद्र यादव ये का नाम शुरू में नहीं था, तो मुझे मैं ये आपसे पूछ तीनों भी नाम लेती। ऐसे हैं जिनके मिनिस्ट्री भागीरथ को लेकर चौधरी। या इनके काम को लेकर इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है हम्म। पिछली सरकार में। तो ये रिपीट होने की पूरी संभावना थी। ये तीनों नाम, जिसमें मेघवाल साहब तो पूरे कहा जाता है अमित शाह के बहुत करीबी और अपने मंत्रालय में बड़ा अच्छा काम किया। गजेंद्र सिंह शेखावत राजपूत कैटेगरी को साधने के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि जो गुजरात से बयान सामने आया था उसका असर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हुआ था। गजेंद्र और ये सिंह एक नाम शेखावत है, पुराने कद्दावर नेता है और जमीनी स्तर के नेता हैं। 2 बार की ये मिनिस्टर, 2 बार सांसद रहे, दोनों बार मिनिस्ट्री मिली। मिनिस्ट्री में तो थी, हाँ। मिनिस्ट्री में अच्छा काम किया, और जाहिर सी बात है समझदार नेता है, सरकार को बहुत बार अच्छा, एक डिफेंड करते हैं। केरल से हालांकि बीजेपी का जो खाता खुला है वो हम्म। केरल में भी खुला है। अब केरल से सुरेश गोपी को मौका मिला है, वो एकमात्र सांसद है बीजेपी के। आज तक केरल में बीजेपी की एक भी सीट नहीं आई थी। इस बार जो सीट आई है वो एक किस्म से एक संदेश देने की कोशिश है कि एंट्री हो गई है। सुरेश गोपी केरल में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़े तुरुप का इक्का बनने जा रहे हैं। एक तो सुपरस्टार है, हाँ, ऊपर सुपरस्टार से जो है, एक्टर। हाँ सुपरस्टार है वहां के। हाँ। उसके बाद अगर वो सांसद बन गए, यानी राजनीति और एक तरह से एक्टिंग, ये हाँ। साउथ में कॉकटेल होता है। और बिल्कुल। देखिए पवन वो कल्याण भी हमने उसमें आ गए। देखा है, वो एनटीआर जो, बेशक वो एनटीआर हाँ हो, एनटीआर हो बेशक जो वो टीडीपी के प्रमुख थे पहले, हाँ। या फिर जयललिता हो, चाहे इसके अलावा करुणानिधि, सब सुपरस्टार रहे। सब सुपर तो अगर साउथ इनका, के सुपरस्टार हाँ, रजनीकांत जी ने हालांकि पार्टी अपनी तो रेयर था, वो वो किस्मत कर नहीं थी कि दिया। नहीं चल पाए, वरना वो भी जिस तरीके से होता है ना वहाँ, तो हीरो असल में वही होते हैं जो राजनेता और अच्छा, एक्टिंग करता वहाँ है, उस दोनों तरह की राजनीति चलती कल्चर है। है वो। अब ये जो सुरेश गोपी हैं, ये भी कई अरसे से राजनीति करते आए हैं। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, फिर बीजेपी से हाँ। चुनाव लड़ा और वो जीते। लेकिन अब ये केरला में इनको बढ़ाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल बहुत बड़ा बढ़ाएंगे। चेहरा बनेंगे। और देखिए, एक जो नाम एक और चौंकाने वाला है, अन्नामलाई का कहा जा रहा है कि तमिलनाडु से अन्नामलाई को मौका मिल सकता है। ये राज्यसभा भेज के। खबरें, हाँ, राज्यसभा भेज के मौका मिलेगा। ये खबरें देखिए लगातार आ रही हैं। अब देखिए शाम में एक्चुअली पिक्चर सामने आएगी। अभी तो पिक्चर देखिए क्लियर हो गई थी। अन्नामलाई का मुझे जहां तक लगता है कि इसलिए भूमिका बड़ी हो जाती है, क्योंकि तमिलनाडु को लेकर प्रधानमंत्री जितना दौरा किया, अगर वहां पे किसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, तो तमिलनाडु की जनता सोचेगी कि हमारे लिए केंद्र सरकार में कोई देखिए भूमिका वहां है नहीं। पर तमिलनाडु से एक भी सीट नहीं आई, लेकिन बीजेपी फिर भी खुश है। वो खुश होने का बीजेपी का रीजन है, वो इसलिए कि वोट परसेंट। जो वोट परसेंट, वो वोट परसेंट जो कभी 3%, हाँ। 2% हुआ करता था, वो इस बार 10% को क्रॉस करके 10 पॉइंट अच्छा, समथिंग एक चीज परसेंट और चला आपने गया। देखा होगा कि जब कल प्रधानमंत्री ने सबको बुलाया था, उस दौरान अन्नामलाई भी आए थे। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि वहां से एक मिनिस्टर के तौर पर इनको, और हो सकता है कि बड़ी जिम्मेदारी भी इसलिए हो क्योंकि पहली बार चुनाव था, हो सकता है, लेकिन तमिलनाडु को साधना, तमिलनाडु बड़ा राज्य है, वहां पर अन्नामलाई या एक मैं आपको प्रतिनिधि रोक होना रही चाहिए। हूँ, मैं रोक रही हूँ। एम मुरुगन का नाम भी तमिलनाडु से सामने आ रहा है। अच्छा, एल मुरुगन। एल मुरुगन का नाम भी सामने आ रहा है। तो लेट्स सी कि आज जब शपथ लेते हुए दिखाई देंगे तो वो कौन सा चेहरा होगा, लेकिन अभी जो संभावित तौर पर नाम सामने आ रहा है वो एल मुरुगन का सामने आ रहा है। अब देखिए झारखंड से पश्चिम कौन है? बंगाल, झारखंड से झारखंड में आजसू सांसद हैं चंद्रशेखर चौधरी और अन्नपूर्णा देवी। अच्छा, ये प्रकाश दो नाम, डालिया। हाँ हाँ, ये दोनों नाम ऐसा है, देखिए अन्नपूर्णा देवी महिला प्रतिनिधि के नाते ये एक अच्छा संदेश अच्छा, जाएगा। महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत थोड़ा ज्यादा कम है इस बार, दिखा नहीं। लेकिन हो सकता है आगे होगा। इसीलिए कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि अन्नपूर्णा देवी एक बड़ा नाम कहा एक जा और सकता नाम है। चौंकाता है, रवनीत सिंह बिट्टू का। पंजाब से लुधियाना से ये कांग्रेस पार्टी के टिकट पर सांसद थे, लेकिन बीजेपी में आए। अभी ठीक चुनावों से पहले चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी रवनीत सिंह बिट्टू को शामिल किया जा रहा है। रवनीत सिंह बिट्टू का एक इंटरव्यू में देख रही थी, वो कह रहे थे कि रात को मुझे 8 बजे कॉल आया कि सुबह आपको 9 बजे अमित शाह से मिलने के लिए जाना है। मैं सुबह 9 बजे जब अमित शाह जी के घर पहुंचा तो मुझे कहा गया कि 11:30 बजे आपको प्रधानमंत्री आवास जाना है, आपको 7 लोक कल्याण मार्ग जाना है। तो वहां पहुंचे और एक वीडियो हमने आज देखा है कि ट्रैफिक था तो रवनीत सिंह बिट्टू अपनी गाड़ी से निकल के फिर भागते भागते। अच्छा, उनके माता जी का भी मैंने बयान सुना, उन्होंने कहा कि मुझे खुद नहीं मालूम था
क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब हम बीजेपी में शामिल हो रहे थे, सारे लोग गए थे पूरे परिवार के साथ मिलने, उन्होंने कहा था कि आपके बेटे पर मेरा आशीर्वाद रहेगा, हम साथ रहेंगे। और मैं जिस वक्त ये खबर पता चली कि भाई मिनिस्ट्री में शामिल होना, उस वक्त बंगला साहिब गुरुद्वारे में बैठी हुई थी। तो ये जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री का साथ है और कुछ अच्छा ही बेहतर करेंगे, इसीलिए उनको चुना गया है। उम्मीद करती हूँ कि बेहतर देखिए पंजाब के रिस्पॉन्स मिले। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं बेअंत सिंह, उनके पोते हैं हम्म, उसी फैमिली से हैं। बिट्टू, हम्म, रवनीत सिंह बिट्टू। और रवनीत सिंह बिट्टू ने जब कांग्रेस पार्टी छोड़ी हम्म, और अभी जब इलेक्शंस के नतीजे आ रहे थे, तो ये कहा जा रहा था कि रवनीत सिंह बिट्टू ने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, हम्म, क्योंकि लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू को बीजेपी ने खड़ा किया। हम्म, पहले वो कांग्रेस से हम्म, सांसद थे, फिर जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष को खड़ा किया कांग्रेस ने, उन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू को हरा दिया कि रवनीत सिंह बिट्टू ने अपनी सीट जीती, जो था इस सीट को वो हार गए। तो अब यहाँ से पता चल रहा है कि उन्होंने हासिल ही किया है। अब दिल्ली का जिक्र करिए, 7 सीटें दिल्ली ने दी हैं। 7 किसको सीटें। मिल रहा हर्ष मौका? मल्होत्रा का नाम आ रहा है। हर्ष मल्होत्रा। हर्ष मल्होत्रा साहब का नाम आ रहा है। अभी कहा जा रहा था कि जो एक महिला सांसद है जिन्होंने हराया, मैं भूल रही हूँ, नाम महाबल मुझे मिश्रा को, महाबल मिश्रा को, उनको शायद मौका मिल सकता है, लेकिन उनको भी फोन गया था। अब लेट्स सी, बहुत सारी चीजें शाम में सामने आएंगी। छत्तीसगढ़ से तोहन साहू का नाम आया। देखिए छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ ने खैर सारी की सारी सीटें दी हैं। उसमें से एक मिनिस्ट्री अभी मिलेगी, एक सांसद को मौका मिलेगा। तो बहरहाल ये सारे आंकड़े मुझे लग रहा है राज्य भर हम लोगों ने कर लिए हैं सारी और चीजें हो अब तो इंतजार करिए जब 7:15 बजेगा। 7:15 पे प्रधानमंत्री की शपथ के बाद कौन कौन कतार में खड़ा होता है और कौन कैबिनेट के तौर पर शपथ लेता है, कौन मिनिस्ट्री के तौर पर शामिल होता है, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। बहरहाल ये जरूर है कि हमने संभावित चेहरे बताए हैं अभी, संभावित चेहरे हैं जो अब तक सामने आए या जो उस मीटिंग में आज पिक्चर मौजूद थे। क्लियर करते हुए। हाँ, तो ये है। हालांकि कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं आई है। हम्म, उस ऑफिशियल लिस्ट के आधार पर हमने नहीं बताया। आज प्रधानमंत्री ने जिन लोगों के साथ मीटिंग की, जिन लोगों के साथ चाय पर चर्चा की, जो वहां पर चेहरे दिख रहे थे, तो हमें लगा ज्योति एक एक चर्चा अब सबके दिमाग में कौतूहल है। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा, जेपी नड्डा मिनिस्ट्री में शामिल होने जा रहे हैं। भूपेंद्र यादव बड़े दावेदार थे, बड़े चेहरे थे, संगठन की समझ थी, वो भी मिनिस्ट्री में जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का नाम ये था कि भाई संगठन को समझते हैं, आरएसएस के करीबी है, वो भी मिनिस्ट्री में जा रहे हैं। अब नितिन गडकरी भी रह चुके नितिन हैं, गडकरी, उनका भी राजनाथ नाम, सिंह भी रह चुके हैं, राजनाथ बीजेपी सिंह, ये अध्यक्ष। सारे जो है कि मिनिस्ट्री में जा रहे हैं। तो फिर अब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा? बिल्कुल, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया था, चुनावों तक तो बढ़ाया गया था। अब चुनावों के बाद बीजेपी का पूरा जो संगठन है वो कौन संभालेगा, या फिर जेपी नड्डा क्या ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ भी रहे वहाँ भी, इसकी मुझे कम लगता है। बीजेपी की तो ये खुद की मुझे नीति है ना कि एक कि व्यक्ति एक एक पद। व्यक्ति एक पद। बिल्कुल ठीक। और देखना होगा कि अब क्या होता है। बीजेपी का फैसला है और बीजेपी अचंभित करने वाले फैसले लेती भी है। वही अब संभावना तो है अब कोई ऐसा ये नया आपको नाम लगता है आएगा। कि इसमें फिर चूंकि संगठन का अध्यक्ष चुना जाना है, तो इसमें आरएसएस की कोई भूमिका होगी? बिल्कुल होती है आरएसएस की भूमिका। हालांकि अब जिस तरीके से बयान पिछले दिनों जेपी नड्डा के थे, वो थोड़े ये ज़रूर समझ में आया कि दोनों के बीच में क्या ऐसा नहीं है कि समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि बिना आपसी सहमति की ये फैसले नहीं होते हैं, चाहे वो अमित शाह के तौर पर रहें और चाहे जेपी नड्डा के तौर पर। लेकिन इस बार भी अगर आरएसएस की तरफ से कोई नाम आता है और भारतीय जनता पार्टी की सहमति मिलती है, तो कोई ऐसा मजबूत चेहरा ही होगा। हो सकता है कि बहुत ऐसे कंडीशन से निकाला जाए या ऐसे राज्य से निकाला जाए जिसको बहुत कम लोग जानते हो, लेकिन उसकी जो संगठन शक्ति होगी वो वाकई में बेहतर हो सकती आज है। एक और बात पे चर्चा हो रही है कि देखिए अब कैबिनेट जो है में बड़े बड़े मंत्री पद की शपथ लेने ही वाले हैं, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि टीडीपी जेडीयू क्या वो सहयोगी होंगे जो 5 साल तक सरकार चलाने में मदद करेंगे, या फिर इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता? इस सवाल का जवाब मुझे लगता है क्योंकि कि 10 साल बाद देश में, एक दशक बाद फिर से गठबंधन सरकार की इस सवाल का जवाब इस सवाल का जवाब अभी तो नहीं, लेकिन 7-8 महीनों बाद बिल्कुल देश को पता लेकिन ये चलेगा। वो दोनों लोग हैं देखिए, संजय जो फ्लिप फ्लॉप होते नहीं, रहे। टीडीपी को लेकर मुझे लगता है कि इस बार वो बड़े मजबूती तरीके से प्रधानमंत्री के साथ रहेगी। कारण है, अभी साथ में चुनाव हुआ, सरकार वहां पर टीडीपी की बन रही है, चंद्रबाबू नायडू। 5 साल अगर वाकई में इस सरकार से, केंद्र सरकार से फायदा लेना है राज्य के लिए, तो उनके लिए बेनिफिशियल यही है कि वो केंद्र सरकार के साथ रहें, ताकि राज्य का भी काम होता रहे और केंद्र में भी मजबूत पकड़ रहे। हाँ, नीतीश कुमार के लिए ये जरूर है कि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, लहर जिधर होगी नीतीश कुमार उधर होते हैं।
तो अच्छा, इसी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का ज़िक्र भी उन्होंने हम्म किया। अगर आपको याद हो, जब एनडीए की सरकार थी, यूपी की सरकार थी, तो सहयोगियों के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाता हम्म था कि इन मुद्दों को हम नहीं छेड़ेंगे और इन हम्म मुद्दों पे हम काम करेंगे। तो उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का ज़िक्र नीतीश कुमार ने भी किया है कि वो बनना चाहिए, और उसमें उन्होंने जो सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि सीए, एनआरसी को आप हटा लें। तो अभी तो खैर कयास है, आपको क्या लगता है वो कि कोई कॉमन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनने देखिए, वाला है? सरकार जब गठबंधन में होती है तो ये जाहिर सी बात करना होता है। आप 3 तस्वीरें आजकल वायरल हो रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बकायदा सैफ्रॉन जो एक तरह से अटायर होता है उसमें, और नीतीश कुमार का चंद्रबाबू नायडू का उसमें, जब वो जाते हैं बकरीद या ईद के मौके पर वहां पर जाते हैं और साथ में वक्त बिताते हैं अल्पसंख्यक समुदाय से। तो ये 2 तस्वीरें बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का वोट बैंक अल्पसंख्यक वर्ग भी है। उनको साधने के लिए बीजेपी की जो अटैकिंग पॉइंट पॉलिसी होती है उसको यही सुनना चाह रही थी मैं। न्यूट्रल करने के लिए जरूर हो सकता है कि नीतीश कुमार हाँ, और चंद्रबाबू नायडू इस बात को लेकर फोर्स करें कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हमारा होना चाहिए, लेट्स ताकि सी उस हमारा भी पे, वोट बैंक बचा क्योंकि रहे। अब प्रधानमंत्री को सहयोगियों को साथ लेकर चलना है, और पहले की सिचुएशन अब की सिचुएशन में अंतर है। तो लेट्स सी कि हाँ क्या नहीं, इसका होता है। इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ये ठीक। जरूर है कि अगर ऐसा होता है तो देश में आने वाले चुनाव में एक अलग माहौल भी पैदा होगा। अगर इस बात को लेकर कोई पार्टी इनमें से छिटकती है तो ये जो माहौल पैदा होगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। और अगर बीच का रास्ता निकाल कर चलते हैं तो सरकार तो बेहतर चल सकती है, लेकिन आने वाले वक्त में जब चुनाव से 1 साल 1.5 साल पहले ये हालात बन सकते हैं कि बीजेपी को फिर से अपनी कोर लाइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का वही वोट बैंक है। और इन दोनों पार्टियों को भी अपनी दिशा फिर से पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि इनको दोनों तरफ से वोट मिलते हैं। ठीक है, चलिए, शाम 7:15 का इंतजार रहेगा। और आज इंडिया पाकिस्तान मैच भी है। क्या लगता है लोग ज्यादा क्या देखेंगे? भाई इंडिया, हालांकि नहीं, इंडिया ही अगर देखेंगे, भले ही यहाँ देखें या वहां जीतने के देखें। बाद मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया को जिताने की हम सब जाहिर सी बात है वही कोशिश करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि टाइमिंग देखिए बड़ा अच्छा है, 7:15 से लेकर 7:30 तक शपथ ग्रहण खत्म हो जाएगी। मतलब अब 7 मिनट मैच पे जो है, शपथ ले लेंगे। हाँ, 8 तक खत्म हो जाएगा। 8 बजे के बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना शुरू करें तो आपको 2-3 3-4 घंटा पूरी तरीके से का टीवी फुल पे चिपके रहे। एंटरटेनमेंट मिल गया। बिल्कुल, इधर आप चलिए, इसी के सरकार देश साथ की बनवाइए, उसके उधर बाद जाइए इंडिया को इंडिया को जिताइए। जितवाइए, है ना। चलिए, इसी के साथ ही हमारे डिजिटल लाइव में अब इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ हर अपडेट के लिए। नमस्कार।